ट्रू हॉरर स्टोरीज पेश करते हैं हॉरर कहानियां। आज की कहानी है प्रीति का साया, पुनीता त्यागी की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। ये कहानी है राजस्थान की। अनुराग खुराना और उसकी पत्नी नव्या नए नए वहां रहने आए थे और अपने लिए एक घर ढूंढ रहे थे। अनुराग पेशे से एक इंजीनियर था। वो ट्राई कर रहा था कि उसके ऑफिस के पास ही उन्हें कोई घर मिल जाए। बड़ी मशक्कत करने के बाद उन्हें एक घर तो मिला, लेकिन वो घर काफी सालों से बंद था। सालों से वहां कोई नहीं रहता था। जब ब्रोकर उन्हें घर दिखाने गया तो नव्या को एक अजीब सी फीलिंग आई और वो बोली, अनुराग, कोई और घर देख लेंगे ना? पता नहीं क्यों मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अनुराग बोला, गर्मी बहुत है ना आज, शायद आज इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। कितना अच्छा तो घर है, ये देखो कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा गार्डन है। तुम्हें तो बर्ड्स बहुत अच्छी लगती है ना। जब मैं ऑफिस जाया करूंगा तो तुम इन्हीं से बात कर लेना। नव्या को तब भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो ब्रोकर बोला, मैडम आप यहाँ नए हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। यह घर तो बहुत अच्छा है। अनुराग बोला, हाँ हाँ, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये घर पसंद है। और फिर वो ब्रोकर घर की चाबी देकर वहां से चला गया। नव्या अभी भी उदास थी। अनुराग उसके पास गया और बोला, क्या हुआ जाने मन, ये घर पसंद नहीं आया क्या तुम्हें? नव्या बोली, घर तो बहुत अच्छा है अनुराग, लेकिन मुझे बहुत वियर्ड सी फीलिंग आ रही है। तुम क्यों नहीं सुनते मेरी बात? तब अनुराग बोला, अरे तुम थक गई होगी। गर्मी में ऐसा हो रहा है। मैंने घर इसलिए फाइनल किया क्योंकि एक तो ये घर मेरे ऑफिस के पास है और फिर इतने महंगे एरिया में फुल्ली फर्निश्ड हाउस, और वो भी एकदम हाफ रेट में मिल गया। हमारी किस्मत अच्छी है। चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम नींबू पानी बना लो। इतना कहकर अनुराग सीढ़ियों से ऊपर चला गया। नव्या ने भी अपना ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट कर लिया, ये सोचकर कि शायद वो दोनों ठीक बोल रहे हैं। गर्मी की वजह से ही उसे ऐसा लग रहा है। खैर, रात हुई और वो दोनों सो गए। तभी अचानक आधी रात में नव्या को कुछ अजीब सी आवाजें आईं। मत मारो मुझे, मत मारो, मम्मी मम्मी मुझे आना है, पापा कहाँ हैं? नव्या ये सब सुनकर बहुत डर गई। डरते डरते वो अपने बेड से उठी और कमरे के बाहर गई। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? और तभी नीचे हॉल में उसे एक अजीब सर वाली प्रेग्नेंट औरत दिखाई दी। नव्या की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर अनुराग कमरे से बाहर आया। उसने पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ नव्या, तुम ठीक तो हो ना? नव्या डर के मारे कांप रही थी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अनुराग उसे कमरे में ले गया। उसने पूछा, क्या हुआ था? क्यों इतना तेज चीखी तुम? कुछ देखा क्या तुमने? मैंने नीचे हॉल में किसी को देखा। अनुराग बोला, ओहो, तुम्हारे दिमाग में अभी भी यही सब चल रहा है? तुमने पूरा दिन यही सब सोचा है ना, इसलिए ऐसा कुछ लगा होगा तुम्हें। कोई भी नहीं है वहाँ, देख कर आया हूँ मैं। बस तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। सो जाओ। इतना कहकर अनुराग सो गया। नव्या थी कि सो ही नहीं पा रही थी। उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यही सोचते सोचते नव्या की भी आंख लग गई। अगली सुबह अनुराग अपने ऑफिस चला गया और नव्या भी घर के काम खत्म करके टीवी देखने लगी। तभी अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही पीछे मुड़ी, उसे फिर वही रात वाली औरत की परछाई दिखाई दी थी। नव्या जैसे ही उस परछाई के पीछे भागी, उसे वही आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। मत मारो मुझे, मत मारो, मम्मी मम्मी मुझे आना है, पापा कहाँ हैं? नव्या बहुत डर गई थी और वो भागकर घर से बाहर आ गई। उसे ऐसा डरा देखकर पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? बहुत डरी हुई लग रही हो तुम। नव्या ने उसे सारी बातें बताई, जो कुछ भी कल से उसके साथ हो रहा था। शाम होने वाली थी। अनुराग भी घर आ गया था। नव्या अभी भी उस बूढ़ी औरत के साथ थी। अनुराग के घर वापस आने के बाद वो दोनों घर आईं। अनुराग बोला, क्या हुआ नव्या, क्यों कॉल करके मुझे जल्दी घर बुला लिया? सब ठीक है ना? नव्या ने सारी बात अनुराग को बताई। अनुराग को भी अब थोड़ा शक होने लगा कि जरूर इस घर में कुछ तो है। उन दोनों ने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या कोई बात है जो इस घर से जुड़ी है? क्यों नव्या के साथ ऐसा हो रहा है? तब वो बूढ़ी औरत बोली,
बेटा, कुछ साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था, वीरेंद्र सिंह का। उनके 2 बेटे थे, राहुल और रजत। रजत थोड़ा दिमागी रूप से ठीक नहीं था, इसलिए उसके छोटे भाई राहुल की शादी हो गई थी। राहुल की पत्नी प्रीति बहुत सुंदर थी। राहुल तो ऑफिस चला जाता था, लेकिन रजत प्रीति को बहुत परेशान करता था। वैसे तो रजत की दिमागी हालत ही नहीं थी, लेकिन शुरू से ही अपनी भाभी पर उसकी गंदी नजर थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो रजत ने प्रीति के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी, और जब प्रीति उसका विरोध करने लगी तो अपने पागलपन में रजत के पास रखा टीवी प्रीति के सर में दे मारा। प्रीति की तभी मौत हो गई। जब प्रीति की मौत हुई तब वो पेट से थी। इस घटना के बाद रजत को जेल भेज दिया गया। राहुल और उसके माँ बाप घर छोड़कर कहीं और चले गए। तब से घर बंद था। प्रीति तो मर गई, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। उस बूढ़ी औरत की बात खत्म ही हुई थी, तभी नव्या कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगी। अनुराग ने जैसे ही पूछा, नव्या, आर यू ओके? तभी वो चीखने लगी, मुझे मारा है, मेरे बच्चे को मारा है, मैं सबको मार दूंगी, मैं सबसे अपना बदला लेकर रहूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अनुराग ने नव्या को शांत करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नव्या पूरे घर में भागे जा रही थी और घर के सामान फेंके जा रही थी। तब उस बूढ़ी औरत ने थोड़ा सा गंगा जल उस पर छिड़का, तब जाकर नव्या शांत हुई। तब तो नव्या शांत हो गई थी, लेकिन उसी रात नव्या के साथ फिर से वही सब हुआ। अनुराग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जल्दी से भागकर उस बूढ़ी औरत को बुलाकर लाया। वो बूढ़ी औरत बोली, बेटा, ये सब संभाले में नहीं आएगी, हमें किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा। बूढ़ी औरत के बताने पर अनुराग एक तांत्रिक को ले आया। उस तांत्रिक के घर आते ही नव्या गुस्से में आ गई और बोली, क्यों लाए हो इसे यहाँ? मैं सबको मार दूंगी, मैं इसे भी मार दूंगी। तब तांत्रिक बोला, इसकी आत्मा में अभी शांति नहीं मिली है। इसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ है। जब तक पूरे विधि विधान से इसका श्राद्ध नहीं होगा, तब तक इसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसके परिवार को बुलवाना पड़ेगा और इसका श्राद्ध करना पड़ेगा। काफी मुश्किलों से अनुराग ने राहुल का पता निकाला और उसे आने को कहा। पहले तो राहुल ने आने से मना कर दिया, लेकिन जब अनुराग ने पुलिस को बुलाने की बात कही, तब जाकर राहुल आने के लिए और श्राद्ध करने के लिए राजी हुआ। पंडितों को बुलाकर प्रीति और उसके बच्चे का श्राद्ध कराया गया। तब जाकर प्रीति की आत्मा ने नव्या के शरीर को छोड़ा। अनुराग नव्या को लेकर उस घर से हमेशा के लिए चला गया, लेकिन इसके बाद भी उस घर के आसपास के लोगों और नव्या को प्रीति की परछाई दिखाई देती थी और आवाजें आती थी। दोस्तों, आज भी उसके आसपास के गांव में कहीं पर भी इस बात का अगर जिक्र होता है तो उनकी रूह आज भी काम जाती है।